दिल्ली की एक आम सोसाइटी में रहता था व्यास परिवार, जिसमें थी मम्मी अनीता और उनकी बेटी प्रिया। अरे प्रिया, तुम अपना टिफिन भूल गई। मम्मी रहने दो, अब मुझे लेट हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी। ओहो, ये आजकल के बच्चे भी ना। तभी उनकी पड़ोसी बाहर आई। बिल्कुल सही मिसेस व्यास, मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, सुबह से उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी और वो टिफिन छोड़कर चली गई। मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रही है। आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। अनीता और सुशीला रोज अपने अपने घरों से बातें किया करती थी। साल बीत गए पर इनका रूटीन नहीं बदला। इनके घर इतने नजदीक थे कि इन्हें गप्पे मारने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था। लेकिन एक रात इस सोसाइटी में एक चोर आया। उसने देखा कि सब घरों की कोई न कोई लाइट चालू है। लगता है ये सब लोग अभी तक जगे हुए हैं, मुझे बाद में आना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर अनीता के घर पर पड़ी। ये घर में शायद कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चोर पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़कर उसने एक तार की मदद से खिड़की की कुंडी खोल दी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने अनीता और प्रिया की लाश थी। चोर पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चोर वापस पाइप के रास्ते उतरा और भागने लगा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहां के इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। हो सकता है चोरी करते वक्त तुमने ही उन दोनों का खून किया हो और अब बचने के लिए हमारे पास आए हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाशें देखकर मैं डर गया और सीधा यहाँ आ गया। मैं चोर हूँ सर, हत्यारा नहीं। इसको गिरफ्तार कर लो हवलदार। चोर को जेल में बंद करके इंस्पेक्टर और हवलदार अनीता के घर के लिए निकले। इंस्पेक्टर ने अपना पंचनामा शुरू कर दिया। अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलने गए। सर, इन दोनों की मौत को 3 महीने हो गए हैं। व्हाट? ये लोग 3 महीने से मरी हुई हैं और लाश से कोई बदबू भी नहीं आ रही? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। अब तक तो लाश का डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और मरने की वजह? चाकू से। प्रिया को किसी और ने चाकू मारा है और अनीता ने अपने आप को। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता ने प्रिया को मारने के बाद खुद को मार लिया। हाँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है सर। यहाँ से निकलकर इंस्पेक्टर सुशीला के घर पहुंचे। सर, उन दोनों को किसने मारा? यही तो पता करना है। खैर ये बताइए, 3 महीने से आपका बगल वाला घर बंद है, तो आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं सर, कल तक तो सब ठीक था। सब ठीक था? अभी कल ही तो मेरी बात मिसेस व्यास से हुई थी। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? उन दोनों को मरे हुए 3 महीने हो गए। क्या? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से पूछ लीजिए। वो दोनों कल तक जिंदा थी। कल मैंने प्रिया को भी देखा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर ने और लोगों से पूछा तो सबका यही कहना था कि वो माँ बेटी कल तक जिंदा थी। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में थे, तभी सुशीला वहां आई। सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्या हुआ? आज भी उस घर की लाइट्स ऑन रहती हैं। रोज अगरबत्ती की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि कोई वहां है, पर पता नहीं कौन। लेकिन हमने तो वो घर सील किया था। सर, आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। ठीक है, आज रात मैं खुद वहां आऊंगा। सुशीला वहां से चली गई और इंस्पेक्टर असमंजस में फंस गया। उस रात इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी जीप घर से कुछ दूरी पर लगाकर बैठे थे। सर, अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है, और वैसे भी हमने घर सील किया है। कोई कैसे घर में जा सकता है? ये केस बहुत अजीब है। मर के 3 महीने हो गए,
और लोगों का कहना है कि वो लोग जिंदा थे। कुछ तो गड़बड़ है संजय, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आप चाहो तो सो जाओ, मेरी नजर है उस घर पर। नहीं संजय, इस केस ने मेरी नींद उड़ा दी है, मुझे कहां नींद आएगी। तो चलिए सर, आप और मैं फोन पे स्नेक एंड लैडर का गेम खेलते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम जगह भी रहेंगे और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर और हवलदार फोन पे स्नेक और लैडर का गेम खेल ही रहे थे कि अचानक अनीता के घर की लाइट्स ऑन हुई। वो देखो संजय, लाइट्स ऑन कैसे हुई? दोनों जीप से बाहर आकर खड़े हो गए और तभी अनीता अपने घर से बाहर आई। ये देखकर इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों चकरा गए। हवलदार वहीं बेहोश हो गया। संजय, संजय, उठो संजय। भूत, सर भूत है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को जीप में बिठाया और खुद अनीता के घर की ओर चलने लगा। इंस्पेक्टर ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर गया। अंदर जाते ही उसे जोर जोर से झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कहा ना प्रिया, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था? वो मुझे नहीं मालूम। उस लड़के की 3 शादियां हो चुकी हैं और 3 तलाक भी। अब तक उसे समझने वाली कोई मिली नहीं, इसीलिए। और माँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने अपनी पहली 3 बीवियों के साथ किया था। माँ, तुम उसे नहीं जानती और वैसे भी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये समाज मुझे बोलेगा बिन बाप की लड़की को मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। माँ, आपको अब भी समाज की पड़ी है, मेरी नहीं। मुझे तुम्हारी पड़ी है और तुम्हें इस समाज में ही रहना है, इसीलिए हम कल ही अबॉर्शन करवाएंगे। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तुझे कराना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगी। प्रिया, तुझे करना पड़ेगा, वरना क्या? आप मुझे मार देंगी? हाँ। मेरी प्यारी बच्ची। फिर अनीता ने खुद को भी चाकू मार लिया। ये सब इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से देखा और फिर इंस्पेक्टर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर को होश आया तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे मर्डर कैसे और क्यों हुआ वो तो पता चल गया था, लेकिन वो फाइल में क्या लिखता कि अनीता और प्रिया के भूत ने उसे ये बताया। अब भी इस घर में अक्सर अनीता और प्रिया झगड़ती हैं। पड़ोसी डर के मारे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और ये घर दिल्ली की हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। आजमगढ़ के एक घर में रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। बचाओ! 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 बचाओ हमें! और ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। रामानुज और उसका परिवार मद्रास के एक छोटे गांव में रहते थे। अम्मा, हमको आजमगढ़ जाना ही होगा, मेरा ट्रांसफर हो गया है। तू और तेरी बीवी जाओ, मैं और स्वरा यहीं रहेंगे। पर अम्मा, मैं तुम्हारे बगैर और अपनी गुड़िया के बगैर कैसे रह सकता हूँ? वो मुझे पता नहीं, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं मरूंगी। वैसे भी मुझे नॉर्थ इंडिया नहीं जाना, वहाँ का रहन सहन और हमारा रहन सहन बहुत अलग है। और हमारी कुलदेवी वो भी तो यहीं है। मैं नहीं आ रही। तुझे चाहिए तो तू अपनी बेटी स्वरा को भी ले जा। वैसे भी वो बड़ी हो गई है। गांव में कॉलेज कहाँ है, वहाँ शायद इसकी पढ़ाई अच्छे से हो। अम्मा, क्या ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है? हाँ। रामानुज के लाख मनाने के बावजूद उसकी माँ आजमगढ़ आने के लिए तैयार नहीं थी।
तो रामानुज, उसकी पत्नी और बेटी तीनों तैयारी करने लगे। स्वरा, याद रहे, वहाँ जाकर हमारे संस्कार भूलना मत और रोज कुल देवी की पूजा करना, वरना वो नाराज हो जाएंगी और कुल देवी को मनाना बहुत मुश्किल है। जी दादी। और अगले दिन रामानुज अपनी पत्नी और बेटी के साथ सरकारी गाड़ी में निकल पड़ा, पर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला था। वो लोग तो बहुत खुश थे। कितना अच्छा होता ना अगर अम्मा हमारे साथ आती तो। तू तो अम्मा को जानती है, कितना समझाया मैंने, लेकिन वो माने तब ना। खैर, तुम बस ये याद रखो कि हमें जल्द से जल्द उन गांव वालों के साथ घुल मिल जाना है। हाँ हाँ, मुझे पता है। और आपको स्वरा के लिए नया कॉलेज ढूंढना है। वो मैंने अपने कलीग को बोल दिया है। हमारे जाते ही वो स्वरा का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा देगा। रामानुज और उसके परिवार को आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते सूरज ढल गया। जब वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने चंद्रमा को देखा और नमस्कार किया। तभी उसका ऑफिस का कुलीग वहां पहुंचा। आपका सफर कैसा था? ठीक था, बस थोड़ी थकान हो गई है। अभी आप लोग गाड़ी से उतरे तो आपने किसे नमस्कार किया? अच्छा, वो हमारे कल्चर में चंद्रमा को भी नमस्कार करते हैं, जैसे सुबह सूर्य देवता को करते हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ा ऑड नहीं है चंद्रमा को नमस्कार करना? हमारे यहाँ तो सभी करते हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये कॉमन है। अच्छा विवेक, कल सुबह किसी पंडित जी को बुलवा दो। सबसे पहले घर में कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करनी है। हाँ हाँ, वो मैंने पंडित जी को बोल दिया है। वो सुबह 6 बजे आ जाएंगे। तब तक आप सब लोग रेस्ट कर लीजिए। मैंने खाना भी टेबल पर रेडी रखा है। थैंक यू विवेक, सो काइंड ऑफ यू। विवेक वहाँ से चला गया। रामानुज और उसका परिवार घर के भीतर गया। सफर की वजह से उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो वो फ्रेश होकर सीधे खाना खाने बैठे। अम्मा, डोसा नहीं है? स्वरा, ये नॉर्थ इंडिया है बेटा, यहाँ डिनर में डोसा नहीं खाते। पर हम तो खाते हैं ना। तुम अभी ये पराठा और सब्जी खा लो, कल मैं तुम्हें डोसा बनाकर खिलाऊंगी। स्वरा को ना चाहते हुए भी पराठा और रोटी खानी पड़ी। फिर वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह पंडित जी आए कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करने। जजमान, आपकी कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करनी है ना? हाँ हाँ, आप अंदर आइए। पंडित जी पूजा घर में मंत्रों का जाप करने बैठ गए। कुल देवी की मूर्ति लाइए और एक टॉप में दूध भी लाइए। रामानुज की पत्नी दूध का बर्तन लेकर आई और रामानुज एक लाल कपड़े में लिपटी हुई कुल देवी की मूर्ति लेकर आया। रामानुज ने वो मूर्ति पंडित को दे दी। पंडित ने मूर्ति का दूध से अभिषेक किया। ऐसी मूर्ति मैंने पहली बार देखी है। कौन सी देवी की प्रतिमा है ये? ये रुद्र भैरवी की मूर्ति है। रुद्र भैरवी की मूर्ति तो ज्यादातर तांत्रिक और अघोरी पूजते हैं ना? नहीं नहीं पंडित जी, हमारे गांव में सभी लोग रुद्र भैरवी को ही पूजते हैं। ठीक है, मैं मूर्ति की स्थापना करता हूँ। पंडित जी ने मंत्रों के साथ मूर्ति की स्थापना कर दी। फिर वो अपनी दक्षिणा लेकर वहाँ से चले गए। जब मंदिर में रामानुज के पड़ोसी आए तो पंडित जी ने उन्हें बताया, संभल कर रहना, तुम्हारे बगल वाले शायद तांत्रिक हैं। वो तो बहुत सीधे साधे दिखते हैं। ये लोग तांत्रिक हैं क्या? पता नहीं, पंडित जी तो बोल रहे थे। वो देखो, वो लोग छत पर खड़े रहकर चंद्रमा को नमस्कार कर रहे हैं। फिर तो ये लोग पक्का तंत्र मंत्र वाले होंगे।
पड़ोसी आपस में फुसफुसाने लगे। फिर एक दिन पड़ोसियों ने एक सभा बुलाई। हमें ऐसे तंत्र विद्या वालों को हमारे मोहल्ले में नहीं रहने देना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो सुना है ये तंत्र मंत्र वाले बच्चों की बलि भी देते हैं। मेरा तो सोचकर ही मन घबरा रहा है। हम लोगों को इन्हें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए। हाँ, निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। सारे पड़ोसियों ने झुंड बनाया और वो रामानुज के घर पहुंच गए, जहां रामानुज और उसका सारा परिवार उनकी संध्या आरती कर रहा था। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तुम लोग हो। तुम लोग तंत्र मंत्र करते हो। हम तुम जैसे लोगों को हमारे मोहल्ले में नहीं रहने दे सकते। तुम्हें ये मोहल्ला छोड़ना ही होगा। नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। हम ऐसा कुछ नहीं करते। फिर ये मूर्ति? ये हमारी कुलदेवी रुद्रा भैरवी की मूर्ति है। क्या ये भूतों की देवी नहीं है? है, लेकिन ये हमारी कुलदेवी है। सारे पड़ोसी रामानुज के परिवार की ओर बढ़ने लगे और गलती से रामानुज की पत्नी की साड़ी में दिए की आग लग गई। बचाओ! बचाओ! रामानुज बचाने आया और उसी हड़बड़ में उसका दूसरा दिया गिर गया, जिससे आग भड़क उठी और रामानुज और उसका परिवार जलने लगा। हमारी मदद करो! मुझे कोई बचाओ! हमारी मदद करो! Help! हमारी मदद करो! पूरा परिवार मदद की भीख मांगता रहा, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग निकले। इस दिन के बाद से हर रात इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पड़ोसियों में हिम्मत नहीं कि वो रात को इस घर के आसपास भी भटक सकें, और इस घर को भूतिया परिवार के घर के नाम से जाना जाता है। आज भी रामानुज का परिवार रोज उस आग में जलता है।